वेलकम एमडी कैट एस्पायरेंट्स। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज के इस लेक्चर में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी एमडी कैट 2025 को डिस्कस किया जाएगा। तमाम एमसीक्यूज की कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगी। तमाम कनेक्टेड कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट ट्रिक्स आपसे शेयर किए जाएंगे और लेक्चर के आखिरी हिस्से में मैं आपसे शेयर करूंगा कि अगर आपके एमडी कैट में सिर्फ 5 दिन बच गए हैं तो आपको कौन कौन से हाई यील्ड टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं या रिवाइज करने हैं प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आज की इस डेटा ओरिएंटेड लेक्चर का हिस्सा होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ the direction of induced current in a conductor is such that, याद रखिएगा फैराडे लॉ ने एक्सप्लेन किया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी क्लोज लूप में जब बनती है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से क्लोज लूप में इंड्यूस्ड करंट आता है। और लेंजेस ने एक्सप्लेन किया था कि ये जो इंड्यूस करंट है ये हमेशा उस कॉइल में चेंज ऑफ फ्लक्स को, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक कॉइल है और इस कॉइल के सामने एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जब इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के सामने टुवर्ड्स मूव करवाया जाएगा तो नॉर्थ पोल से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इस कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट बनेगा और ये इंड्यूस्ड करंट इस तरह से फ्लो करेगा कि ये अपने कॉज को अपोज करे और नॉर्थ पोल के सामने ये नॉर्थ पोल बनाएगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन आएगी ताकि कॉज यानी चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज किया जा सके। सो इंड्यूस करंट हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है, चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है। यह है लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट जो कि नेगेटिव साइन एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो यहां पर क्या राइट ऑप्शन है? अल्फा opposes the change in magnetic flux। बीटा ऑप्शन देखें, enhances the change in magnetic flux। आंसर is no। इसने अपोज करना है। अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस करंट उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स? नो। अपोज करेगा। इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स? नो। सो याद रखिएगा, इंड्यूस करंट ने हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को, कॉज को अपोज करना होता है। यह है लेंज़ेस लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्योर कैपेसिटेंस एसी सर्किट द करंट, ऑप्शन ए लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ऑप्शन बी लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, इज इन फेज विद द वोल्टेज, लीड्स द वोल्टेज बाय 45। ये डायग्राम आप देखें, यहां पर ये जो ग्रीन कर्व है ये वोल्टेज टाइम को इंडिकेट कर रही है, जबकि ये जो डॉटेड कर्व है ये क्यूटी कर्व है, यानी ये चार्ज जो कैपेसिटर की प्लेट्स पे जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये उसकी कर्व है। आप सब ये जानते हैं कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कर्व साइन कर्व आएगी, और Q इज इक्वल टू सी, V के मुताबिक V की जगह वी नॉट साइन थीटा लिखेंगे तो Q और T की कर्व भी साइन फंक्शन की आएगी, लिहाजा ये दोनों इन फेज है। लेकिन करंट क्या होता है बच्चों? करंट होता है डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, जो कि चार्ज टाइम ग्राफ की स्लोप बनेगी। जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं यहां पे चार्ज टाइम ग्राफ की स्लोप ड्रॉ करूं तो डॉटेड लाइन की यहां पर स्लोप जो है टेंजेंट ड्रॉ करने से वो रिलेटिव टू दिस पॉइंट वो पॉजिटिव मैक्सिमम है, तो यहां पे करंट मैक्सिमम आएगा। जहां पे स्लोप मैक्सिमम वहां पे करंट मैक्सिमम। यहां पर जो स्लोप है वो जीरो है तो करंट जीरो है। यहां पे क्यूटी कर्व की स्लोप नेगेटिव मैक्सिमम है क्योंकि एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 बन रहा है रिलेटिव टू द प्रीवियस पॉइंट ए, उससे उसके लिहाज से मैक्सिमम है नेगेटिव, तो करंट नेगेटिव मैक्सिमम आएगा। फिर यहां पर जीरो हो गया तो करंट जो है वो जीरो एग्जिस्ट करेगा। फिर यहां पे पॉजिटिव मैक्सिमम है तो करंट पॉजिटिव मैक्सिमम। इन पॉइंट्स को जब मैंने मिलाया तो ये आपके पास आई टी कर्व आई। अगर आप इनिशियल पॉइंट देखें तो वोल्टेज जो है वो 0 पॉइंट पे है, करंट मैक्सिमम पॉजिटिव पीक वैल्यू पे है, इसको हम कहते हैं करंट
in pure capacitive circuit leads the voltage by an angle of 90 डिग्री, जिसको फेजर डायग्राम में आप इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं. सो फिर लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, नो. करंट तो लीड करता है, लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. यस, दिस इज द राइट आंसर. इन फेज का मतलब होता है वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस जीरो है. ये तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में होता है. और 45 डिग्री भी नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है. सो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? दैट इज बीटा. इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, in full wave rectifier using two diodes, the diode D1 and D2 operate. ऑप्शन ए, साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में दोनों डायोड बोथ हाफ साइकिल में एक्टिव होते हैं, फॉरवर्ड बाइस होते हैं. इन अल्टरनेट स्विचिंग मोड, ऑप्शन बी, ओनली व्हेन बोथ एंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर पॉजिटिव और ओनली इन रिवर्स बाइस कंडीशन. याद रखिए, ये आपके पास सर्किट है, यहाँ पे एसी इनपुट सप्लाई है, टू डायोड्स लगे यहाँ पर D1 और D2. ये सिंबल जो है वो ट्रांसफॉर्मर का है और इसके सेकेंडरी कॉइल को सेंटर टैप करके हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया जिसमें से डीसी गुजारना है. अब होता यह है कि जब एसी सोर्स की पोलैरिटी ये होगी पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां पर पोलैरिटी पॉजिटिव आएगी, सेंटर टैप पे पोलैरिटी रिवर्स होगी, नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव. क्या इस डायोड D1 का पी टाइप रीजन वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और एन टाइप रीजन नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है? यस. तो ये डायोड एक्ट करेगा फॉरवर्ड बाइस. लेकिन इसी हाफ साइकिल के दौरान ये जो डायोड है D2, आप देखें कि पी टाइप नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये एक्ट करेगा एज ए रिवर्स बाइस. इसमें से करंट नहीं गुजरेगा. जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, जो पोलैरिटी है वो रिवर्स होगी, ये एंड जो है वो नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव. ये पॉजिटिव एंड की वजह से ये जो डायोड D2 है ये अब क्या बन गया? फॉरवर्ड बाइस. और ये जो डायोड है नेगेटिव पोलैरिटी की वजह से रिवर्स बाइस. तो फिर क्या दोनों साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड बाइस हुए? आंसर इज नो. तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब है कि दोनों डायोड एक ही वक्त में फॉरवर्ड बाइस एक्ट कर रहे हैं. तो फिर याद रखें कि अल्टरनेटली एक के बाद दूसरा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बाइस है और याद रखें नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी सप्लाई में वो D2 फॉरवर्ड बाइस है. तो अल्टरनेटली स्विचिंग मोड में होते हैं. सो यहां पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बीटा है. ओनली व्हेन बोथ एंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर पॉजिटिव, नहीं, ये भी नहीं पॉसिबल है. नेक्स्ट जो है ओनली रिवर्स बाइस कंडीशन, ये भी पॉसिबल नहीं है. फॉरवर्ड बाइसिंग में डायोड जो है वो एक्टिव होते हैं. तो फिर राइट ऑप्शन यहां पे जस्टिफाई होगा, दैट इज बीटा. इन सेंटर टैप रेक्टिफिकेशन both the diode act as a forward biased alternately. This is the right option. और यहां पे एक और बात बताता चलूं, अगर ब्रिज रेक्टिफायर होता तो उसमें रेक्टिफिकेशन परफॉर्म करने के लिए आपको 4 डायोड्स की जरूरत होती. सेंटर टैप में रेक्टिफिकेशन परफॉर्म करने के लिए 2 डायोड्स की जरूरत होती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट पॉइंट, the energy of a quantum is given by the equation. Very important, very basic equation. किसी भी फोटोन की जो एनर्जी है सिंगल फोटोन की, उसको E इज इक्वल टू HF से लिखा जा सकता है. और n फोटोन जिस पे लाइट कंसिस्ट करती है, n फोटोन की एनर्जी आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू NHF. इसको मॉडिफाई करना भी आना चाहिए. F की जगह आप C ओवर लैम्डा पुट कर सकते हैं. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखिएगा. इन ऑप्शंस में देखें कि क्वांटम यानी फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू MC स्क्वायर से इंडिकेट होती है. आंसर इज नो. बीटा यस. क्या काइनेटिक एनर्जी QV से? नो. सो राइट आंसर जो है यहां पर क्या आएगा? बीटा इज द राइट ऑप्शन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द ब्रैकेट सीरीज लाइज इन, आपको एक डायग्राम दिखाई है. देखिए हाइड्रोजन एटम में इन्फिनिट एनर्जी लेवल्स होते हैं. अगर कहीं से भी ट्रांजिशन फर्स्ट लेवल में एग्जिस्ट करे तो वो लाइमन सीरीज बनती है. और याद रखिएगा ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगी. कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जब सेकंड लेवल में ट्रांजिशन शो करेगा तो बामर सीरीज एग्जिस्ट करेगी, ये विजिबल रीजन में लाई करेगा. इन ऑर्डर फर्स्ट अगर पूछा जाए तो अल्ट्रा वायलेट है. डिस्कवर्ड फर्स्ट पूछा जाए तो विजिबल
रीजन बामर सीरीज है। इसी तरीके से पास्टन सीरीज जो है ग्राउंड लेवल 3 होगा और ये भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगा। ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी और प्रोफेंड सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करेगी। तो ब्रैकेट सीरीज का पूछा गया है कि अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई कर रही है, नो। विजिबल रीजन में लाई कर रही है, नो। इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही है, यस। एक्सरे रीजन में लाई कर रही है, नो। सो चार्ली इज द राइट आंसर। कंप्रिहेंसिवली आपने मजीद कॉन्सेप्ट्स भी सीखते हुए इस ऑप्शन को चूज किया। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ न्यूक्लियर डिके, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। याद रखिएगा जो रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है, एक तो याद रखें रेडियो एक्टिविटी इज ए न्यूक्लियर प्रोसेस, ये न्यूक्लियर प्रोसेस है नंबर 1। इसमें जितनी भी रेडिएशन इमिट होती हैं वो न्यूक्लियस में से इमिट होंगी। नंबर 2, रेडियो एक्टिविटी किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर यानी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम इसके चेंज होने से चेंज नहीं होती। यानी प्रेशर को डबल कर दें तो रेडियो एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा? नो इफेक्ट। टेम्परेचर को डबल कर दें तो क्या रेडियो एक्टिविटी फास्ट होगी? आंसर इज नो। और रेडियो एक्टिविटी में जो इमिशन है ये स्पॉन्टेनियस इमिशन है और रैंडम इमिशन है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कौन सा न्यूक्लियस डिके होगा किस टाइम में, और यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कौन सी रेडिएशंस एमिट होंगी। सो इट अकर्स बोथ स्पॉन्टेनियसली एंड रैंडमली। अल्फा सही ऑप्शन है। इट अकर ओनली व्हेन एक्सटर्नल एनर्जी इज अप्लाइड। आंसर इज नो। इट अकर्स एट रेगुलर टाइम इंटरवल। नो, ये रैंडम प्रोसेस है। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। नो। सो राइट आंसर जो है यहां पर जस्टिफाई होगा, दैट इज अल्फा। So next question, a boat moves 4 kilometer east and then 3 kilometer north. Another boat moves 3 kilometer north first and then 4 kilometer east. Which statement is correct about the final displacement? याद रखिएगा अगर मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल पॉइंट मेंशन ना हो तो हमेशा हम सेम इनिशियल पॉइंट कंसीडर करेंगे। सिचुएशन ड्रॉ करते हैं। एक फर्स्ट बोट है, वो पहले 4 किलोमीटर जो है वो ईस्ट की तरफ गई है और फिर वो 3 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ गई है। तो अगर आप इस सिचुएशन का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखें तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी आपको याद रखना है। याद रखिए जो ईस्ट डायरेक्शन है उसको आपने पॉजिटिव एक्स कंसीडर करना है और वेस्ट डायरेक्शन को आपने नेगेटिव एक्स एक्सिस और नॉर्थ डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव वाई एक्सिस और साउथ डायरेक्शन को नेगेटिव वाई एक्सिस। अब पहले वो 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट गई है और ईस्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप आता है। इसी तरीके से फिर वो 3 किलोमीटर नॉर्थ गई है तो उसके साथ जे कैप आएगा, दिस इज किलोमीटर। तो ये फर्स्ट जो सिचुएशन है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। अनदर बोट मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ। पहले वो उसी इनिशियल पॉइंट से 3 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ गई है और फिर वो 4 किलोमीटर जो है वो ईस्ट की तरफ गई है। तो आप ये बात मान सकते हैं कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू सेम। दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम आएगा। कैसे? जब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे तो ऑब्वियस बात है कि उसने लिखा है पहले 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गई है तो 3 जे कैप आ जाएगा, फिर 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई है तो 4 आई कैप आ जाएगा। सो ये बात याद रखिएगा कि दोनों सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम आया और फाइनल पोजीशन भी सेम आई। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन 1, बोथ बोट्स एंड एट डिफरेंट पोजीशन। नहीं, क्या वो डिफरेंट पोजीशन पे एंड हुए? आंसर इज नो। एंड कवर द सेम डिस्टेंस। यस, डिस्टेंस सेम कवर हुआ है, 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि पोजीशन सेम नहीं है फाइनल। द फर्स्ट बोट डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर बिकॉज इट ट्रेवल ईस्ट फर्स्ट। नहीं, मैग्नीट्यूड के लिहाज से दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा। यानी अगर आप किसी भी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आई का कॉफिशेंट जो है उसका स्क्वायर 16 और 3 का कॉफिशेंट जो है वो 9 आएगा, स्क्वायर रूट 25 आएगा, दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम आएगा। ये भी ऑप्शन नहीं है। द सेकंड बोट डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर। नहीं, ये भी गलत है। दोनों का डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड सेम है। बोथ बोट्स हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस, दिस इज द राइट आंसर। मैं आपको प्रूव कर चुका हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द एरिया अंडर द लाइन ऑन ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद रखिएगा अगर ये वाई एक्सिस है जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक्सिस जो है वो टाइम एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और हिंट ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप आपको वेलोसिटी देती है। तो ऐसा ग्राफ होगा जिसकी स्लोप कांस्टेंट है। दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। अब इस ग्राफ के अगर अंडर आप एरिया बताएं तो क्या ये ट्राइंगल नहीं बन रही? यस, दिस इज द ट्राइंगल। सो क्या रेक्टेंगल है? नो। ट्राइंगल? यस। ट्रेपेजियम है? नो।
पैरेललोग्राम है, नो। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या जस्टिफाई होगा, दैट इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। एक्सेलरेशन आपको गिवन है, ए इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूं आपके सामने, और उसने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो आपके पास फाइनल वेलोसिटी आपने बतानी है, -0 डिवाइडेड बाई टी है, वी एफ इज इक्वल टू ए इंटू टी आ जाएगा। ए कितना है 3, टाइम कितना है 5, सो 15 मीटर पर सेकेंड। क्या आप डायरेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं? येस, चार्ली इज द राइट आंसर। Next question, a passenger is standing in a stationary bus when bus suddenly starts moving forward। जैसे ही रुकी हुई बस suddenly forward जाएगी तो क्या होगा? The passenger falls backward। ये फिनोमिना किस वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से? नो। ग्रेविटी की वजह से? नो। इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट में चेंज के अगेंस्ट रेजिस्ट करती है। सो राइट ऑप्शन जो है यहां पर चार्ली आएगा, इनर्शिया। डिसेलरेशन नहीं हो सकता ऑब्वियसली, जैसे ही बस ने मूव करना शुरू किया मूविंग फॉरवर्ड में फ्रॉम रेस्ट स्टेट में, तो ये एक्सेलरेट हुई है बस। सो चार्ली इज द राइट आंसर। 11 देखें, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अर्थ, हाउ डज आर डब्ल्यू रेंज विदाउट एयर रेजिस्टेंस कंपेयर टू आर ए रेंज विद एयर रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, यहां पे मैं एक सिचुएशन बनाता हूं, जब विदाउट एयर रेजिस्टेंस होगी तो ट्रेजेक्टरी इज लाइक पैराबोलिक, एंड दिस इज द आर डब्ल्यू विच इज द रेंज विदाउट एयर रेजिस्टेंस। लेकिन जैसे ही एयर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगी, जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी है वो शॉर्ट हो जाएगी, हाइट भी रिड्यूस होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट भी रिड्यूस होगा लॉसेस की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, और ये जो रेंज एग्जिस्ट करेगी ये विद, या आप कह लें एयर रेजिस्टेंस जो रेंज है वो लेसर होगी। आर ए विल बी लेसर देन रेंज विदाउट एयर रेजिस्टेंस। तो फिर बच्चों क्या ऑप्शन ए पढ़ें? आर ए विल बी ग्रेटर, ये तो वैसे ही गलत हो गया। आर डब्ल्यू विल बी इक्वल टू आर ए, ये भी गलत हो गया। आर ए विल बी लेसर देन आर डब्ल्यू बिकॉज एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस हॉरिजॉन्टल स्पीड, यस दिस इज द राइट आंसर। आर डब्ल्यू विल बी लेसर, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन यहां पे क्या चूज होगा? दैट इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 0.02 kg बुलेट मूविंग एट 300 मीटर पर सेकेंड embeds itself into a 2 kg block at rest on smooth surface, what is velocity of the block bullet system just after an impact? ऑप्शंस आपके सामने है, ये कॉमन वेलोसिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों इंपैक्ट के बाद कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो क्यों ना आपको कॉमन वेलोसिटी को याद करने का एक शॉर्टकट बताया जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से डेवलप होता है। शॉर्टकट ये है कि सिस्टम का मोमेंटम बिफोर इंपैक्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब ये देखें m1 कितना है 0.02, v1 कितना है दैट इज इक्वल टू 300, प्लस ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा क्योंकि सेकंड बॉल जो है वो रेस्ट पर आ गई। m1 प्लस m2 करेंगे, m1 कितना है दैट इज 0.02, 0.02 प्लस 2। अच्छा ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहा हूँ कि एस्टिमेशन की खातिर ये 2 प्लस 0.02 ये 2.02 आ जाएगा, वो वेरी स्मॉलर वैल्यू है तो इसको नियरली 2 ही लिख दें। अब ये जो 0.02 न्यूमरेटर में इसका पॉइंट कैसे खत्म करना है, ये पॉइंट के नीचे 1 लगाना है, आगे जितने डिजिट है उसके उतने जीरोज ऐड करने होते हैं। तो आप ये कर लें कि 2/100 आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, इंटू 300 आ जाएगा, 2 से सिंप्लीफाई, 2020 से सिंप्लीफाई हो गए, तो कॉमन वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। सो राइट ऑप्शन डायरेक्ट हिट करेंगे बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन इज करेक्ट। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल चेंजेस कॉन्स्टेंटली ड्यू टू ग्रेविटी। नो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है बच्चों। क्या ये कॉन्सेप्ट पता है? नहीं पता, याद रखें, ये नहीं हो सकता। द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं बच्चों, थ्रू आउट द मोशन जो वर्टिकल कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल का, अगर मैं ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करूं तो वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल पॉइंट पे जो है वो अपवर्ड होता है लाइक दिस। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होता है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो नहीं, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, और फिर हाईएस्ट पॉइंट के बाद जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये भी नहीं हो सकता।
At the highest point, the vertical velocity of the projectile is 0, but the horizontal remains unchanged. Yes, this is the point. हाईएस्ट पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो एक्स कंपोनेंट के इक्वल होगी, कभी भी एक्स कंपोनेंट थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली. The acceleration of projectile is 0 at the peak of its trajectory. No. Throughout the motion, acceleration is gravitational acceleration which is acting downward. So किसी भी point पे vertical acceleration 0 नहीं होता, नहीं होता. So right option जो है वो यहाँ पर क्या choose होगा? That is Charlie. So next question, the rate of doing work at any instant of time is called. At any instant of time ये instantaneous power की definition है and rate of doing work at any instant of time ऑब्वियसली आप इसको लिमिट के साथ एक्सप्रेस करते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी. तो ये इंस्टेंटेनियस पावर की डेफिनेशन है, वर्क डन की, एवरेज पावर की, मैकेनिकल एनर्जी की, ये तो हो ही नहीं सकते. ऑब्वियसली एवरेज पावर टोटल रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 5 kg बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट 30 मीटर टुवर्ड्स द ग्राउंड, ऑल इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट ऑन इम्पैक्ट. What is the heat energy produced? Obviously जब एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी और उसने कहा तमाम की तमाम जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो इम्पैक्ट में हीट में कन्वर्ट हुई है. तो अगर आपने हीट जनरेटेड बतानी है तो आप लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लें विच इज़ mgh. मैस कितना है 5g की वैल्यू को आप 10 लें और ये आपके पास 30 आ गया. तो आप इसको देखें जब इसे सॉल्व करेंगे सो ये 5 इंटू दैट इज इक्वल टू 300 और ये 1500 जूल आएगा. लेकिन चूंकि जी की वैल्यू मैंने एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा ली है 9.8 तो आंसर इससे थोड़ा सा लेसर होगा. ये तो नहीं होगा ऑप्शन. ऑब्वियसली 1500 से वेरी स्मॉलर लेसर अमाउंट चूज़ करनी है, ये भी चूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा नहीं चूज़ कर सकते. तो राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आप क्या चूज़ करेंगे? चार्ली. ये भी एस्टिमेशन आपने सीखनी होती है बच्चों कि आप नियरेस्ट आंसर तक कैसे पहुँचते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी ईच कैरी 20 kg लोड to the top of 10 meter high staircase. Student A takes 10 seconds while student B takes 20 seconds. Which statement is correct? याद रखिएगा जो वर्क डन है ना, वर्क डन उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है, यानी वर्क डन टाइम पे डिपेंड नहीं करता. हाँ, पावर जो है वो टाइम पे डिपेंड करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्टूडेंट वर्क तो सेम करेंगे क्योंकि वो सेम हाइट तक लोड लेके गए हैं. हाँ, जिस स्टूडेंट ने कम टाइम में वो काम किया है उसकी पावर ज़्यादा होगी. और वो कौन सा स्टूडेंट है? वो ए स्टूडेंट है. तो स्टूडेंट ए डज मोर वर्क, नो. स्टूडेंट बी यूज मोर पावर, नो. स्टूडेंट बी ने तो ज़्यादा टाइम लिया, उसकी पावर तो कम होगी. बोथ स्टूडेंट डू द सेम वर्क but student A use more power. Yes, Charlie is the right answer. Student A and B use the same power since they lifted the same power, नहीं same work है. So यहाँ पे right option जो है वो Charlie justify होगा. Next question, a wheel of radius 0.4 meter has an angular acceleration 6 radian per second square, linear acceleration. As we all know, A is equal to R alpha. A R 0.4 है, alpha जो है वो 6 है. पॉइंट को ख़त्म करेंगे ये 4/10 आ जाएगा. दिस इज 6 टाइम 4 24 हो गया डिवाइडेड बाय 10. सो 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. सो क्या राइट ऑप्शन चूज करेंगे? डेल्टा. ये यूनिट ही गलत लिखे हुए हैं और बाकी ऑप्शंस ही गलत हैं. सो डेल्टा इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अलोंग ए सर्कुलर पाथ इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन ए पेज देन द डायरेक्शन ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी. याद रखिएगा अगर मैं आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखा रहा हूँ और इसमें एक सर्कुलर बॉडी जो है बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये पार्टिकल जो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है इसकी कुछ डायरेक्शन है. सबसे पहले अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, फिंगर्स की कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कीपिंग द थंब इरेक्ट. फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कीपिंग द थंब इरेक्ट. तो इरेक्टेड थंब जो है वो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. आर की डायरेक्शन हमेशा सेंटर से रोटेटिंग पार्टिकल की तरफ होती है, जबकि लीनियर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द टेंजेंट होती है. बच्चों आर और वी प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन है, तो ओमेगा इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जब आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो मैं ये एक कनेक्टेड कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूं कि वी भी हमेशा परपेंडिकुलर होगा ओमेगा के, वी भी परपेंडिकुलर होगा आर के, और ऑब्वियसली ओमेगा जो है वो भी परपेंडिकुलर है आर के. आप क्लैरिटी के साथ यहाँ से भी एंगल देख सकते हैं और टेंजेंट और रेडियस के दरमियान में भी एंगल हमेशा वो 90 डिग्री होता है. सो ये तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे. सो
उसने पूछा है द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टेंजेंशियल टू एनी पॉइंट इन ए सर्कल नो, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल नो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेज यस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पॉइंटिंग इन टू द पेज नो। सो यहाँ पे आउट ऑफ द पेज जो है वो राइट आंसर होगा, जैसे कि मैंने राइट हैंड रूल बताया है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आउट ऑफ द पेज जो है वो डायरेक्शन जस्टिफाई होगी, चार्ली आंसर। नेक्स्ट, इफ द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर with angular displacement theta in radian, the arc length, basic question है मैग्नीट्यूड का, s is equal to r theta। सो ये फर्स्ट ऑप्शन जस्टिफाई होगा, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ वेट एफ जी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू एयर इफ द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम इंस्टेंट इज एफ डी, व्हाट इज द नेट फोर्स। याद रखिएगा ऑब्वियसली जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, जिसको यहाँ पे एफ जी का है, और ड्रैग फोर्स ऑपोजिट टू द मोशन एक्ट करती है, तो दो ऑपोजिट फोर्सेज लग रही हैं, तो नेट फोर्स आप कैसे निकालते हैं, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, दिस इज द नेट फोर्स। अब इनमें से ये ऑप्शन है नहीं, ये ऑप्शन है सही है, ये ऑप्शन नहीं, ऑर्डर गलत लिखा है, डिवीजन नहीं आनी। सो राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर क्या जस्टिफाई होगा, दैट इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट काइंड ऑफ फ्लूइड्स फ्लो आर टर्बुलेंट रैदर देन लैमिनर बिकॉज, याद रखिएगा एक टर्म होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। जो फ्लूइड का फ्लो है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है, अगर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो वो टर्बुलेंट फ्लो जो है वो शो करेगा। ये कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू हो सकता है, और अगर फ्लूइड की स्पीड जो है वो लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी है तो वो लैमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो इंडिकेट करेगा। अब यहाँ पर लिखा है मोस्ट ऑफ द रियल लाइफ फ्लूइड टर्बुलेंट इसलिए होते हैं हाई स्पीड की वजह से, क्योंकि हाई स्पीड पे जो फ्लूइड है वो टर्बुलेंट नेचर शो करता है। सो हाई वेलोसिटी, जीरो विस्कोसिटी, वेरी लो वेलोसिटी, नो रेजिस्टेंस, ये बात नहीं है, वेलोसिटी डिपेंडेंट नेचर है जो कि फ्लूइड के फ्लो को इंडिकेट कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हेन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप डिक्रीजेस देन फ्लूइड वेलोसिटी। याद रखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल ये पाइप आपको नजर आ रहा है, लोअर एंड पे वेलोसिटी v1 है, एरिया a1 है, अपर एंड पे वेलोसिटी फ्लूइड की v2 है, एरिया a2 है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। ये भी एमसीक्यू के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। दूसरा कंक्लूजन आपने याद रखना है कि A1 V1 यानी आइडियल फ्लूइड के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वेलोसिटी है किसी भी पॉइंट पे थ्रू आउट द डक्ट वो कांस्टेंट रहता है, और ये जो A और V का रिलेशन है वो इन्वर्स होता है, और A और V का जो प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम फ्लो रेट के इक्वल होता है। तो कनेक्टेड कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन की तरफ चलें, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप डिक्रीजेज, जब एरिया डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। तो डायरेक्ट आंसर आप अल्फा चूज कर सकते हैं, डिक्रीज रिमेन्स द सेम बिकम जीरो, ये ऑप्शंस नहीं है। नेक्स्ट, वाटर फ्लो स्टेडीली थ्रू ए पाइप दैट ग्रेजुअली नैरो at the wider end the velocity of water is 1 meter per second, at the narrow end the velocity is 3 meter per second, which statement is correct about the pressure in the narrow end। देखिए narrow end का मतलब है एरिया कम, अभी बताया वेलोसिटी ज़्यादा, where the speed is high pressure will be low, where the speed is high pressure will be low, where the speed is high pressure will be low, this is very important result। तो प्रेशर जो है वहाँ पर कम होगा। सो आप पढ़ें ऑप्शन, प्रेशर इज लोअर एट द नैरो एंड बिकॉज वेलोसिटी इज हायर, यस पहला ऑप्शन ही सही है। प्रेशर इज हायर एट द नैरो, नो। प्रेशर इज सेम, नो। प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी, नो। सो सारे ऑप्शन से आपको पता चला कि अल्फा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन ऑफ वेव मोशन। बच्चों आपको एक ही कॉन्सेप्ट में आंसर अगर समझाया जाए तो वेव मोशन के लिए मीडियम में इलास्टिसिटी चाहिए होती है प्लस इनर्शिया चाहिए होता है। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी होगी तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, और रीस्टोरिंग फोर्स होगी तभी बॉडी ऑसिलेट करेगा। अगर इलास्टिसिटी नहीं है तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, वो उधर ही रहेगा, वो वापस नहीं आ पाएगा, और अगर इनर्शिया नहीं है तो जब वो वापस आया तो मीन पोजीशन से वो आगे नहीं जा पाएगा। सो ये बात याद रखना, दो चीज़ें चाहिए, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। यहाँ पर क्या है, द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, यस। इनइलास्टिक, नो। द पार्टिकल ऑफ मीडियम मस्ट बी इंडिपेंडेंट, नो। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। याद रखिएगा ये वही बात है, इंडिपेंडेंट और मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट, तो ये फैक्टर्स नहीं हो सकते। सो राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव वेव इज द वन, प्रोग्रेसिव वेव इज द वन विच ट्रांसफर एनर्जी बाय मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। जैसे जैसे वो सोर्स से अवे जाती है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है। सो डज नॉट वाइब्रेट द मीडियम,
ये तो नहीं हो सकता। कैरीज एनर्जी अक्रॉस द मीडियम, यस वाइब्रेशन तो होगी मीडियम की, मीडियम के पार्टिकल आगे नहीं जाएंगे। प्रोपेगेट ओनली थ्रू एयर, ये भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिक्वायर्स ए डेंसर मीडियम, नहीं, डेंसर एयर किसी में भी वो ट्रैवल कर सकती है, और अंडरस्टूड बात है। सिर्फ क्या है कि कैरीज एनर्जी फ्रॉम द सोर्स एंड मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, और एनर्जी को ट्रांसफर करती है और मीडियम के पार्टिकल को वाइब्रेट करती है, तो इसका आंसर बीटा जस्टिफाई होगा। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज विद, याद रखिएगा प्रेशर का स्पीड ऑफ साउंड पे कोई इफेक्ट नहीं। याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। याद रखिएगा स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। याद रखिएगा कि ह्यूमिड एयर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ड्राई एयर, क्योंकि ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है। और इसी तरीके से जब एयर इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड ब्लो कर रही होगी, चल रही होगी, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है उसका इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, और ऑपोजिट विंड जब चलेगी तो फिर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड का इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इन फैक्टर्स में स्पीड ऑफ साउंड का भी इंक्रीज होगी, हायर टेम्परेचर, हायर ह्यूमिडिटी। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अल्फा आंसर है। लो टेम्परेचर नो, इस पर इंक्रीज नहीं हो सकता। हाई प्रेशर, ऑब्वियसली प्रेशर का तो ताल्लुक ही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। हाई डेंसिटी एट कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी, नहीं, डेंसिटी V इज इक्वल टू ई ओवर रो, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इंक्रीज नहीं ना हो सकती कॉन्स्टेंट इलास्टिसिटी पे, ऑब्वियसली जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन जो है वो अल्फा मार्क हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेव हैज वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, इफ द मीडियम इज चेंज सो दैट द वेलोसिटी डबल बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, V is equal to f lambda, frequency remains constant, speed becomes double, wavelength will become double. Direct answer, beta is the right answer. Next question, when a particle executing simple harmonic motion moves from the mean position to the extreme position, mean से extreme जाते हुए बच्चों याद रखिएगा, जब बॉडी SHM एग्जीक्यूट कर रही होती है, एक तो उसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा मीन टू एक्सट्रीम, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स मीन, रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स मीन, एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी जीरो, मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन मैक्सिमम, मीन पोजीशन एक्सेलरेशन जीरो, मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने कंक्लूड कर दिया है, बहुत से कॉन्सेप्ट्स को कंक्लूड किया, लेकिन क्वेश्चन ये है फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम, मीन से एक्सट्रीम जाते हुए काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी और एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगी। सो इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, ये तो नहीं है, डिक्रीजेस कंटिन्यूसली एंड बिकम्स द जीरो एट एक्सट्रीम, यस दिस इज द राइट आंसर। रिमेन्स कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, नो, बिकम्स मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी नहीं है। सो राइट ऑप्शन बीटा है। नेक्स्ट, हीट विल spontaneously flow, heat is a form of energy we transfer from one body to another due to temperature difference, hot to cold body, delta is the right answer, basic understanding है। next, that's the unit of molar specific heat, C is equal to Q n delta T, यहाँ से जाउल पर मोल पर केल्विन। सो राइट ऑप्शन क्या है, जाउल पर मोल पर केल्विन, ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सो अल्फा आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट ए कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड Cv एन आइडियल गैस है Cv3r/2। वैसे एक शॉर्टकट फार्मूला बताऊं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में हम Cv को ऐसे लिखते हैं, मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, डायटॉमिक गैस के लिए 5 है, और पॉलीटॉमिक गैस के लिए 7 यूज की जा सकती है। अब देखें, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, Cp इज इक्वल टू 3r/2 प्लस आर, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 आएगा, ये 3r आ गया, ये 2r आ गया, और ये आपके पास 5r/2 आ गया। सो राइट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर चार्ली जस्टिफाई होगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जा सकता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द फील्ड। So potential per unit charge no, work done per unit time no, charge per unit area no, force per unit positive test charge yes, delta is the right answer, definition based question है। Coulomb's law fits well into, आपको पता है कि जब एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाता है और सेकंड फर्स्ट पे लगाता है, both the forces are equal in magnitude but opposite in direction। ये कौन से लॉ से लिंक होता है? क्या ये थर्ड लॉ से लिंक नहीं होता? इसीलिए तो हम कहते हैं Coulomb force is a mutual force।
कूलम फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स है, और यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं, चाहे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, उनकी मैग्नीट्यूड की रेशो पूछी जाए तो वो हमेशा 1:1 होगी। चार्ली इज द राइट आंसर। The work done in moving a unit positive charge from one point to another while keeping the charge in electrostatic equilibrium is called, this is the definition of potential difference। किसी भी फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, दिस इज द फील्ड रीजन, नाउ लेट्स से दिस इज द चार्ज, टेस्ट चार्ज, इस चार्ज को फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम विद स्टेडी वेलोसिटी लेके जाने में जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज लगता है वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस की एग्जिस्टेंस को शो करेगा। सो काइनेटिक एनर्जी नो, पोटेंशियल एनर्जी नो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। सो डेल्टा इज द राइट आंसर। Next question, if the potential difference V across the conductor is double, keeping the resistance R constant, the power dissipation is, याद रखिएगा पावर का एक फार्मूला V इंटू आई है, एक फार्मूला I स्क्वेयर इंटू R है, एक फार्मूला V स्क्वेयर ओवर R है। अब उसने कहा है पोटेंशियल को डबल किया, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट, तो हिंट हमें मिल रहा है, हमने ये फार्मूला लगाना है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो पावर डेसिपेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल स्क्वेयर, पोटेंशियल डिफरेंस स्क्वेयर। तो अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया है तो स्क्वेयर के अकॉर्डिंगली पावर 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। डायरेक्ट हिट करेंगे, चार्ली इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V across a conductor is double, keeping resistance R constant, the power dissipation P becomes, पावर का फार्मूला नंबर 1 V into I, नंबर 2 P is equal to I square R, और तीसरा फार्मूला V square R for the resistance। याद रखिए यहाँ पे डायरेक्टली हिंट है कि पोटेंशियल को डबल किया, रेजिस्टेंस सेम है, तो मैं इस फार्मूले की तरफ जाऊंगा V स्क्वेयर ओवर R। रेजिस्टेंस सेम हो तो पावर डेसिपेशन का V स्क्वेयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, और डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया गया है तो स्क्वेयर के अकॉर्डिंगली जो पावर डेसिपेशन है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं, येस, चार्ली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फ्लक्स जो है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया, इसके जो यूनिट हैं वो वेबर होते हैं। ऑब्वियसली ये भी बात या पता होनी चाहिए आपको। और किसी भी सर्टेन रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो हम ये कहते हैं कि जब उसमें एक एरिया एलिमेंट प्लेस किया जाता है कुछ इस तरीके से, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इसमें से गुजरेंगी इस एरिया में से वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अगर इस एरिया को डायरेक्शन देनी है तो एरिया को डायरेक्शन हमेशा हम एक परपेंडिकुलर वेक्टर यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर से देते हैं जो कि वेक्टर एरिया कहलाएगा। एरिया मैग्नीट्यूड विद दिस डायरेक्शन, दिस इज द वेक्टर एरिया। सो जब आप इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट है तो बी ए कॉस थीटा आ गया। यहाँ से ये बात भी कंक्लूड की जा सकती है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा स्केलर आता है। अब उसने कहा वेक्टर एरिया इज पैरेलल, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि एंगल 0 डिग्री है। जब आप एंगल 0 पुट करेंगे तो बी ए कॉस 0 आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री। सो फिर अल्फ़ा नहीं हो सकता, हाँ बीटा सही है, 90 एंगल नहीं लेना, बी ओवर ए भी नहीं है, तो फिर चूज़ कर लेंगे बीटा आंसर। ऑब्वियसली अगर हमारे पास वो ये कहता कि जो वेक्टर एरिया है वो परपेंडिकुलर है या एरिया पैरेलल है और वेक्टर एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है, इस केस में आप एंगल जो है वो 90 डिग्री लेते, क्योंकि एंगल वेक्टर एरिया और फील्ड लाइंस के दरमियान है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो 0 आता और ये मिनिमम होता। तो इस तरह से तमाम कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हुए कम्प्रिहेंसिवली मैंने एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। अब लेक्चर के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। आप ये समरी देख रहे हैं, इसमें 16 टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द पीएमडीसी मेंशन है। आप ये देखें कि फर्स्ट जो टॉपिक है यूनिट है उसमें से एक क्वेश्चन खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी एमडीकैट 2025 में पूछा गया। फोर्स एंड मोशन से 7, इस पर मैंने स्टार लगाया है, ये हाई यील्ड टॉपिक है, यानी अगर आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रिवीजन करनी है तो सबसे पहले आप फोर्स एंड मोशन का यूनिट रिवाइज करेंगे। इसी तरीके से वर्क एंड एनर्जी से 3, रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन 3, फ्लूइड डायनामिक्स 3, वेव्स में से 5, दिस इज अगेन सेकंड हाई यील्ड टॉपिक।
थर्मोडायनामिक्स 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी 1, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 1 और आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर फिजिक्स, इन सब से 1 क्वेश्चन पूछे गए। सो इस एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि आपने एमडी कैट की प्रिपरेशन इफेक्टिवली कैसे करनी है, कौन कौन से यूनिट्स हैं जिन पर आपने ज़्यादा टाइम लगाना है, कौन से यूनिट्स हैं जिनकी आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और याद रखिएगा ये एनालिसिस डाटा बेस्ड है, सो इस वजह से ऑल द यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट, आपने हर यूनिट को इंपॉर्टेंस ज़रूर देनी है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।